सभी बच्चों को नमस्कार। पटवार की सीरीज जो हमने अनाउंस की थी उसकी शुरुआत हम आज से करते हैं और जो अनाउंसमेंट हमने की थी उसी तरीके से करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम बेसिक नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब बेसिक पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है। पेपर बिल्कुल पास है, बेसिक पढ़ने लगेंगे तो फिर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सेट वाइज प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हूबहू जैसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो सवालों की संभावना पेपरों में की जा सकती है उसी आधार पर हमने सेट तैयार किए हैं। आपको सवालों में कुछ नयापन या सवाल करने के तरीकों में कुछ नयापन दिखाई दे तो जुड़िएगा और देखिएगा कि यहां से आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज होगी और दूसरी सवाल को करने के नए तरीके पता चलेंगे और तीसरा एक्यूरेसी सवाल में आ जाएगी। स्पीड भी इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। और सर मैथमेटिक्स के केवल ये 3 स्तंभ होते हैं कि सवाल को करने का सही तरीका, सवाल को करने की एक्यूरेसी और सवाल को करने के जो टाइम अपन लेते हैं वो अपन एक सवाल को करने में कितना समय ले रहे हैं। क्लासेस आपको डेली लाइव मिलेगी, इवनिंग सेक्शन में मिलेगी। शाम को हम लाइव आएंगे 7 से 8 के बीच में और उसमें आपका डेली का एक सेट जिसमें दुनिया भर के अलग अलग क्वेश्चन छांट के अपन लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा सके। चलो पहले सवाल पे आते हैं। यदि किसी धन पर 4 वर्षों के लिए 20% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम बुक्स और बहुत कम नोट्स में देखने को यह सवाल मिलता है। उसने क्या कहा कि आपको हर साल 20% का ब्याज मिलना तय है। अब यार ये 20% के ब्याज का मतलब यही हुआ ना मोटा मोटा कि भैया अगर आप हर साल 20% के ब्याज की बात कर रहे हैं तो आपको 1/5 रुपए का ब्याज मिलेगा। और 1/5 हमको क्या सिखाता है कि अगर आपने किसी को 5 रुपए मूलधन दिया है, 5 रुपए उधार दिए हैं तो हर साल आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। भैया कोई कह रहा है आपसे कि मैं 1/5 ब्याज देता हूं, मतलब यही वो कहना चाह रहा होगा ना कि 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज देता हूं, हर साल 1 रुपए का ब्याज देता हूं। कितने साल तक? 4 साल तक। यार एक बात बताओ, अगर हर साल 1 रुपए का ब्याज देना है तो 4 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 4 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? वो क्या कह रहा था, साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम है। साधारण ब्याज मूलधन से कम है, जी हां बिल्कुल कम है, 1 रुपया। लेकिन 1 रुपए की वैल्यू 800 रुपए के बराबर है। 800 गुना ज्यादा वैल्यू दे रखी है तो जो इंटरेस्ट होगा वो भी 800 गुना ज्यादा। आप कहेंगे कि आपको ब्याज की जो रकम मिल रही होगी वो 3200 रुपए मिल रही होगी। सी ऑप्शन हमारा यहां से सही हो जाएगा। न कोई फॉर्मूला न कोई लॉजिक, हमने क्या किया, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पकड़ा, दर और समय के हिसाब से मूलधन पता कर लिया, ब्याज पता कर लिया, फिर कंपैरिजन करना हमारे हाथ में है कि हम सवालों का किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। सवाल को करने के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है और वो है 12.5% की फ्रैक्शन याद होना। भैया अगर आपको 12.5% का ब्याज मिल रहा है इसका मतलब 1/8 का ब्याज मिलेगा। अगर आपने किसी को 8 रुपए उधार दिए हैं तो हर साल 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो भैया 3 साल का जो ब्याज होगा वो 3 रुपए हो जाएगा। मूलधन से कम है ब्याज 5 रुपए, लेकिन सवाल में कह रहा है 5 रुपए कम नहीं है, 35 रुपए कम है। कितने गुना है मुन्ना? 700 गुना ज्यादा है। 5 से काटोगे सो मालूम चलेगा 700 गुना ज्यादा है तो आपका जो ब्याज होगा वो 700 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 2100 रुपए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखो मैं आपको बताऊं, सेट के हिसाब से पढ़ना ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे ने ये सवाल देख रखा है
उसकी प्रैक्टिस हो गई। और जिस बच्चे ने ये सवाल पहली बार देखा है तो वो बेसिक भी सीख गया, सवाल भी आ गया और 2 सवालों की उसने प्रैक्टिस भी कर ली। अब वो एक बार और इनको देख ले तो उसका काम हो गया। इतना ही तो चाहिए भाई, यही तो रिक्वायरमेंट है आपके पेपर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए अकेला एक काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? अगर तुम समय और काम के तरीके से इस सवाल को करना चाहते हो तो काम तो हो जाएगा लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो 2 ही खेल चलता है, या तो समय ज्यादा लगेगा या काम आपका खत्म हो ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को पेपर में कैसे करके आना चाहिए था। यार देखो, वो अगर बोले कि ए अकेला काम को करने में इतने दिन ज्यादा लेता है, बी अकेला काम को करने में इतने दिन ज्यादा लेता है, और अगर पूछे कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, तो मेरे प्यारो कुछ मत करना। ए ने 9 दिन ज्यादा लिए, बी ने 4 दिन ज्यादा लिए, दोनों का गुणा करके अगर रूट कर दिया जाए तो आपका उत्तर आ जाएगा निकल के। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। करने दो लोगों को समय और काम का सवाल समय और काम के तरीके से। हम अपना जुगाड़ लगाएंगे और बताएंगे 9 4 36, और प्यारो 36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है। तो मेरे दोनों भाई ए और बी मिलकर काम को करने चले जाएं तो 6 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेते हैं। अगला, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी में एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं हैं। पुरुष की और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर दे रखी है, ठीक है। सभी कर्मचारियों की औसत उपस्थिति प्रतिदिन 72 कॉल है। मतलब जितने भी कर्मचारी आते हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाओं हों, उनको डेली के 72 कॉल अटेंड करने होंगे, ठीक है। औसतन हर दिन पुरुष कर्मचारी द्वारा 72 कॉल प्राप्त किए जाते हैं, तो महिलाओं कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन आने वाले कॉल की संख्या का औसत कितना होगा? देखो भैया, सवाल है औसत का। मैं फिर कह रहा हूं, औसत आपको सवाल की भाषा में फंसा के पटक देगा। अब आप क्या करिए, अगर पुरुषों की और महिलाओं की संख्या बराबर है तो संख्या अगर बराबर है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब संख्या ही दोनों की बराबर बराबर है तो। दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, समझना मेरी बात को, कि भैया एक आप हो और एक मैं हूं। मेरे पास रोज 5 फोन आते हैं, आपके पास रोज 5 फोन आते हैं, तो हम दोनों का जो औसत होगा डेली फोन उठाने का वो 5 ही तो होगा, 10 थोड़ी हो जाएगा औसत। औसत तो 5 ही होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 5 फोन आते हैं, हम दोनों के पास भी 5 फोन आते हैं, तो भैया मेरे पास भी तो 5 फोन ही आएंगे। औसत तो तभी होगा जब संख्याएं बराबर बराबर होंगी। तो सवाल में लिखना ही कुछ नहीं है। और ये सवाल तो आपकी टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया है कि भैया अगर टोटल 72 कॉल आते हैं, पुरुष के पास भी 72 कॉल आते हैं, तो महिलाओं के पास भी कितने कॉल आएंगे? 72। ए ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं करना भैया। कई सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें पेन चलाने की भी आवश्यकता हमको नहीं होती। आगे बढ़िए। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वो धनराशि कितनी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद वो 8,000 हो गई और 5 साल के बाद वो कितनी हो गई। आप ये देखिए कि 2 साल और 5 साल के बीच का अंतर कितना आएगा? 3 साल। तो सीधा सीधा एक चीज समझना है कि 8,000 रुपए 3 साल के बाद 27,000 हो गए होंगे। 8,000 रुपए 3 साल के बाद
27,000 रुपए हो गए होंगे। तो क्या पूछ रहा था वो? चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी किसी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी जाती है तो समय 1 वर्ष का होना ही चाहिए। हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक समय 1 साल का नहीं हो जाता। तो सर इन दोनों के बीच में तो समय 3 साल का है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों के बीच का समय 1 साल का निकालना है तो मैंने कितने बेसिक कंप्लीट पढ़ाए हैं आपको अभी पटवार वाले बैच में। मैंने कहा था 3 साल से 1 साल पे जब आना हो तो क्यूब रूट, 3 साल से 1 साल पे आना हो तो क्यूब रूट किया जाता है। 8,000 का क्यूब रूट भैया 8,000 बनता है 20 गुणा 20 गुणा 20 से, तो इसका तो हो गया 20, और ये बनता है 27,000 30 गुणा 30 गुणा 30 से, तो ये मेरे पास कितना हो गया 30। 20 का सामान 30 रुपए में, 10 रुपए का प्रॉफिट 20 रुपए पे मल्टीप्लाइड बाय 100, या 20 रुपए 30 रुपए हो गए, 10 रुपए का ब्याज मिला 20 रुपए पे, 0 से 0 2 से कट गया भैया 150 बार, तो आपके चक्रवृद्धि ब्याज की दर 50% निकल के आ जाएगी। इससे शॉर्ट इसको अब नहीं किया जा सकता। हम जितना शॉर्ट कर सकते थे इस सवाल को हमने संभव तरीके से उतना शॉर्ट बना लिया। आगे बढ़े। ये लीजिए सर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफल भुजाएं, क्षेत्रफल भुजाएं, ध्यान रखना, अगर भुजाएं दे रखी हैं और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग करते हैं। भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग करते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाएं निकालनी है तो वर्ग मूल किया जाता है। अगर 2 क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 125 है तो भैया इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। दोनों का हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। सॉरी 225 है, 225, 225 तो कर दो, हो गया काम खत्म। आपने कहा कि 121 का 11 होता है, 225 का 15 होता है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा 11 अनुपात 15, बी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, औसत पढ़ा है, बेसिक प्रैक्टिस करने आए हो तो बेसिक कंप्लीट करके आए हो मुन्ना, इधर उधर कहीं से भी देखा है औसत में सवाल? जितना अंक लिखा हुआ है उसका रिपीटेशन उतनी ही बार हो रहा होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, गलत हो गया, 4 बार आएगा भैया, 4 बार है, 5 बार। 6 अगर होता गिनती में, मैंने क्या बोला? 6 अगर होता तो 6 बार होता, 7 होता तो 7 बार होता। जोड़ो ना, जैसे तुम्हें पढ़ाया गया है सबको जोड़ो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 से भाग दो सबको जोड़ के, क्योंकि औसत क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। करो करो करो, मजा आएगा करने में। लेकिन नहीं बाबू, ये सीरीज कुछ लाभदायक है आप लोगों के लिए, समझो इस चीज को कि यार अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और आखिरी में n कोई संख्या लिखी हुई है और ये भी n बार लिखी हुई है। जैसे 10 तो 10 बार, 20 तो 20 बार, आखिरी में कोई तो संख्या होगी। और इस तरीके की संख्याओं का बालकों अगर औसत पता करना चाहते हो तो औसत होता है 2n+1/3। सीधा याद रख लो, रामबाण तरीका बता दिया, किताब में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं।
अब हमारा सवाल था कि 5 n बराबर 5 है, आखिरी में जो संख्या होती है वो n होता है। तो अगर मैं n बराबर 5 रख दूं, 2 गुणा में 5 प्लस में 1 और बटे में कितना 3 आ गया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 3, तो हमारा औसत आ जाएगा 11 बटे 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करने दो, सबको जोड़ के करने दो और 15 से भाग देने दो। हम नहीं करेंगे, हम इजी तरीके से सवाल करेंगे और आराम से इसका जवाब ढूंढ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जरा एक बार इस सवाल को करके तो बताइए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से इस सवाल का जवाब करके आप लोग बता दीजिए कितना इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से स्वदेशी अपनाइए, बीमार नहीं होंगे, घर में पैसा रहेगा, पड़ोसी खुश होगा। कितनी मेहनत करता होगा ना यार कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बेचना सबसे नाजुक काम है, रुई बेचने से भी ज्यादा नाजुक काम मिट्टी के बर्तन बेचना। फूट गया दोबारा बनाएगा बेचारा। आप लोग स्टील के, चिकनी मिट्टी के, दुनिया भर के इस्तेमाल कर लेते, लेकिन देसी अपनाओ, कभी बीमार नहीं होगे। और गर्मियों में तो छोड़ो बेटा, फ्रिज मटका बेस्ट, पानी टेस्टी रहता है, मजा आता है पीने में। 1 गिलास की जगह 2 गिलास पी जाते हैं जब नया नया मटका होता है। तो पानी की मात्रा तो चाहिए और वो बढ़ेगी मटके से। यार एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, मतलब 3 शिफ्टें आती हैं। मॉर्निंग की आती होगी एक शिफ्ट, एक दोपहर में काम करने वाले आते होंगे और एक रात को काम करने वाले आते होंगे। 3 शिफ्टों में काम होता है, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में। जाहिर सी बात है तीनों शिफ्टों में अलग अलग मजदूर आते होंगे, और अगर तीनों शिफ्टों में अलग अलग मजदूर आते हैं तो मजदूरों की काम करने की क्षमता भी अलग अलग होती होगी। 80%, 70%, 50% है काम करने की क्षमता। ये 80% काम करते हैं, ये 70% काम करते हैं, ये 50% काम करते हैं। अगर मैं इनको छोटा कर लूं, परसेंट से परसेंट कट गया, 20 ना, 0 से 0 कट गया। अगर पहली शिफ्ट के मजदूर 8 काम करते हैं, दूसरी शिफ्ट के मजदूर 7 काम करते हैं, तो तीसरी शिफ्ट के मजदूर 5 काम करेंगे। डन हुआ। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में किया जाता है। अगर मुझे टोटल काम करवाना है तो वो बता रहा है कि पहली शिफ्ट के मजदूरों को 60 दिन तक बुला लो, पूरा काम हो जाएगा। यार पहली शिफ्ट के मजदूर 8 काम करते हैं एक दिन में, तो इन्होंने 60 दिन में टोटल 480, 8 6 48, 480 काम किया होगा। मतलब टोटल काम 480 हो गए। क्या पूछ रहा है? अगर तीनों शिफ्टों में काम एक साथ हो, यार अगर तीनों शिफ्टों को एक साथ बुला लिया जाए तो 7 और 5 12 और 8 20, एक दिन में 20-20 काम होंगे। तो जो 480 कामों को करने में 60 दिन लगे हैं, अगर 20-20 काम के हिसाब से करवाया जाए तो अब काम केवल 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। वो कह रहा था तो काम होने में कितने दिन कम लगेंगे? 24 ऑप्शन लगा के आओगे, सवाल गलत हो जाएगा भैया। 480 काम करने में पहले 60 दिन ले रहे थे, अब 60 दिन नहीं ले रहे, अब 24 दिन ले रहे हैं। तो काम को करने के लिए कितने दिन कम लगे? काम को करने के लिए पहले की तुलना में 36 दिन कम हो गए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि ए मत लगा के आ जाना 24 देखते ही। गलती यही होगी इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात इतना है। देखो भैया, एक होती है खर्च, एक होती है बचत, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक होती है आय। वो कह रहा है खर्च का
और बचत का अनुपात 3:1 है, मतलब 300 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये बचाता है, तो भैया 400 रुपये की उसकी आय हो जाएगी। सिंपल। उसका वेतन 25% बढ़ गया, सैलरी आय जो थी 25% बढ़ गई, और 400 का 25% कितना होता है, 100 बढ़ गई तो 500 हो गई होगी। अरे 400 का 1/4 100 होगा तो 500 हो गई। उसकी बचत 10% बढ़ गई, बचत 10% बढ़ गई, 100 रुपए पहले बचाता था, अब 110 बचाएगा। अब देखिए भैया, इन दोनों को जोड़ के ये आएगा तो इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा। 500 में से 110 माइनस करोगे 390 है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है खर्च किस अनुपात में बढ़ गया। पहले खर्चा कितना था 300, अब कितना हो गया 390 है, तो खर्चा 90 रुपए बढ़ गया। किससे? पहले की तुलना में, गुणा में 100। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, तो भैया लड़के का जो खर्चा है वो 30% बढ़ गया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 64 और 21 का मध्यानुपाती क्या होगा? ये मैंने बीच में इजी क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड करवा रहा है। 64 का और 121 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो दोनों को गुणा करके रूट निकाल दीजिए, यही होता है ना मध्यानुपाती का। तो 64 का 8 हो गया, 121 का 11 हो गया, तो दोनों का मध्यानुपाती 88 होना चाहिए। तो आपने कहा इनमें से कोई नहीं हमारे सवाल का जवाब होगा, नन ऑफ दीज। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों को गुणा करते हैं, दोनों का रूट निकाल लेते हैं, मध्यानुपाती निकल के आ जाता है। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। लंबाई है, चौड़ाई है। जो लंबाई है अगर वो 100 है तो उसकी चौड़ाई 60% के बराबर होगी। 20 से अगर काट के 5 लिख दूं, छोटा कर लूं, और 20 से अगर काट के 3 लिख दूं, तो अगर लंबाई 5x है तो आप मान सकते हो चौड़ाई कितनी होगी? 3x हो जाएगी। क्षेत्र का परिमाप 800 है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 × L + B, और परिमाप दे रखा है आपको 800। तो भैया जब मैं L बराबर 5x और B बराबर 3x रख दूंगा तो ये 800 के बराबर होगा। 5 और 3 8 दूनी 16x बराबर 800। तो आप कहेंगे कि x की जो वैल्यू हो जाएगी 16 पंजे 80, 50 निकल के आ जाएगी। क्या पूछ रहा था? क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल कैसे निकाले? 50 रख दो यहां, जब यहां 50 रख देंगे तो ये हो जाएगा 250, और यहां 50 रख देंगे तो ये हो जाएगा 150। दोनों को गुणा करेंगे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 250 को लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो मुफ्त की, 15 पंजे 75 का 5, 7 बच गया, 15 दूनी 30 और 7 37। तो आप कहेंगे आ गया 37,500। सवाल का जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। खत्म हुई बात, आगे चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए, बी, सी और डी। भैया एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच वाला नंबर होता है। अगर इन 5 संख्याओं का औसत 52 है तो निश्चित रूप से जो सी होगी ये 52 होगी। मैंने क्या बोला? जब संख्याएं लगातार क्रमागत क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या को औसत मान लिया जाता है। अगर ये 52 है और सारी संख्याएं सम है तो इसके बाद 54 आएगा, इसके बाद 56 आएगा, इससे पहले 50 आएगा, इससे पहले 48 आएगा। ये पांचों संख्याएं हमने निकाल ली। अब क्या पूछ रहा था? बी ई का गुणनफल। बी और ई को आपस में गुणा कर दें, 0 का 0 हो गया, 6 पंजे 30 का 0, 3 बचा, 5 25 और 3 28। तो भैया दोनों का गुणनफल 2800। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था। जिसको लॉजिक पता है कि बीच वाली संख्या
पूरी पूरी औसत के बराबर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बहुत समस्या हो जाएगी बेटा। यहां से आगे चलते हैं। एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाया। लाभ कमाया कितना? 1/4। समझना, मतलब कोई सामान अगर आपने 4 रुपए का खरीदा तो आप ये कह रहे हो कि हमने लाभ जो कमाया है वो कितने रुपए का कमाया है? 1 रुपए का कमाया। तभी तो बोलोगे 1/4 लाभ होगा। और भैया अगर 4 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ दे के जा रहा है तो तुमने वो सामान तो यकीनन 5 रुपए का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? बताओ। 4 रुपए का आइटम 5 का बिक गया, 1 रुपए का प्रॉफिट दे गया ना। लेकिन वो कह रहा है कि उसने 375 में बेचा। बेचने वाली कीमत 375 है, 375 के बराबर रख दी, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35 और 5 25, तो 75 गुना हो गया। तो बेटा जब इसको 75 गुना करोगे तो 75 गुना 4 बराबर 300, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। सवाल वही है जो आप देख चुके हैं, देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको करने का तरीका, तुम्हें कैसे सोचना चाहिए, दिमाग कैसे चलाना चाहिए, सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारी चीजों में। आगे बढ़िए। एक उम्मीदवार एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। यार बेचारा गरीब 30% नंबर ले आया और 50 नंबरों से फेल हो गया। मतलब अगर उसको 50 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे 30% नंबर आ गए, 50 नंबर से फेल हुआ, तो अगर उस भाई के, हमारे के 50 नंबर और आ जाएं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये पास होने वाले नंबर हैं। 300, अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, 320 अंक प्राप्त करने वाला एक अन्य छात्र 30 अंकों से फेल, दूसरे उसी पेपर में किसी दूसरे स्टूडेंट के 320 नंबर आए और 320 नंबर लाने के बाद भी 30 नंबरों से फेल हो गया। मतलब इसको 30 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। ये भी पास होने वाले नंबर, ये भी पास होने वाले नंबर, और दोनों बराबर बराबर होंगे। दोनों को मैंने इक्वल बराबर बराबर कर दिया। देखो बाप, यार प्रतिशत को नंबरों में नहीं जोड़ सकते तो नंबरों को नंबरों में पटक लेता हूं। तो 30% अगर आपको नंबर लाने हैं तो इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ? 350। ये इधर आके घट जाएगा, 350 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 300 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 0, 3 से कट गया 10 बार। 1% अगर नंबर चाहिए तो पेपर 10 नंबर का सही करना होगा। यही मतलब हुआ। पूछ रहा है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। किसी पेपर में 100% से ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना। अगर आपने सारा पेपर सॉल्व कर लिया मतलब आपके 100% नंबर आए। 1% अगर 10 नंबरों के बराबर है तो 100% बनाने के लिए 100% 2 जीरो लगा दी, तो यहां भी 2 जीरो लगा दी, तो भैया आपके अधिकतम अंक कितने होंगे? 1000। मतलब वो पेपर 1000 नंबर का रहा होगा। आगे बात समझ में? पूछ रहा था अधिकतम अंक कितने होंगे, हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए। यार इसको सॉल्व करो तो मैं जानूं टेस्ट सीरीज में, किताबों में सिंप्लीफिकेशन के बड़े आसान आसान क्वेश्चन देख के जा रहे हो मुन्ना। मैं भी देख रहा हूं टेस्ट सीरीज में गुणा करवा दिया, 1/2 + 5 + 6 कितना होगा? झेलो तो जरा। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे नंबर लिखे हैं जिनके बारे में नहीं मालूम, तो कैसे किया जाए? सुन लो मेरी बात ध्यान से। जितनी भी संख्याएं होंगी उनके बीच के अंतर हमेशा बराबर होंगे 2। इन दोनों का डिफरेंस 2, 7 5 का अंतर 2, 7 9 का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 2। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। 1/,
अंतर, ब्रैकेट में 1 में पहला नंबर माइनस 1 में अंतिम संख्या, 1 में पहली संख्या माइनस 1 में अंतिम संख्या। देखो भैया अंतर कितना है 2, तो 1/2 रख दिया। पहला नंबर ये है, पहला नंबर कितना 1। अंतिम नंबर कितना है 23। बस सवाल का उत्तर निकल के आ गया। अब देख लो भैया, अगर आपने पहले इस सवाल को देख रखा है, तरीका देख रखा है तो प्रैक्टिस हो गई, और नहीं देख रखा है तो आपको बेसिक भी पता चल गया और एक सिंप्लीफिकेशन का नया सवाल भी आपको मिल गया। चलिए ये 1/2 हुआ, नीचे से 23 एलसीएम आ गया। 23 एकम 23 में से 1 माइनस करोगे 22 बचेगा। 2 से काट देंगे 11 बार तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11/23। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 11/23 मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। आगे बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस, अभी तो एक ही सेट है, आगे दुनिया भर के सेट आएंगे, दुनिया भर के सवाल मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक सेट में बताया है कि यहां से अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत हिला हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, कोई रह गया, समझ नहीं पाए, किसी दूसरे से पढ़े थे, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगली क्लास में लूंगा लाइव, अगर पूरी संभावना हुई लाइव लेने की, वो भी इवनिंग में रहेंगे, खाना वाना खा के फ्री रहना, घूम घाम के दोस्तों से बात कर करा के 7 से 8 के बीच में आपको शेड्यूल पता चल जाएगा। आप इस क्लास को पहले तो कल देखिए, उसके बाद इसका रिव्यू दीजिए कि रिव्यू कैसा रहा, चीजें सीखने को मिली नहीं मिली। ठीक है, और उसके साथ साथ इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इस सवाल को करने का एक तरीका आपको बताया था, वो तरीका कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, तुम सीख पाए नहीं सीख पाए, तब पता चलेगा जब तुम इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख के सही लिख दोगे। मैं समझ जाऊंगा कि सीरीज आगे चलानी है और कंटिन्यू रखनी है, नहीं तो भैया हम सीरीज को यहीं पे बंद कर देंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम यहां खड़े हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, आपके पेपर में आपको सफलता मिल जाए, हमारे थोड़े बहुत योगदान से, मेहनत तो आपको करनी ही है, तो हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे योगदान में कोई कमी ना रह जाए किसी भी प्रकार की। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, कल एक नए सेट के साथ, फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नए सवालों का संग्रह लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। उसमें भी अपन देखेंगे कि सवालों को करने की बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोच क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता मिलना निश्चित है। ठीक है बेटा, चलिए।